प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा क्लास 12th के लिए मासिक जांच परीक्षा का प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इस जांच परीक्षा का महत्व यह है कि इस प्रश्न पत्र के द्वारा आपका टेस्ट आपके विद्यालय में लिया जाएगा। इस परीक्षा से प्राप्त अंकों को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि यदि पुनः लॉकडाउन लगता है तो इस टेस्ट के नंबरों के आधार पर आपके इंटर परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकेगा। जैसा कि इस बार इंटर का रिजल्ट 11th परीक्षा के अंकों के आधार पर घोषित किया गया। इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और कॉपी पेन निकाल कर नोट करके याद कर लें। आपके स्कूल में इसका परीक्षा जरूर होगा और आप अच्छे अंकों को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और उनका भी भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो विषय अर्थशास्त्र का है यह मासिक जांच परीक्षा का प्रश्न, और इसमें सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, दोनों है। साथ ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का, ताकि आप बोर ना हो। तो चलिए हम लोग कुछ आज नया सीखते हैं। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता मान होता है 0। ये मॉडल सेट क्वेश्चन में ये प्रश्न था। दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण क्या है? तो बढ़ती सीमांत अवसर लागत है। निम्नलिखित में से पूरक वस्तु का एक युग्म कौन सा है? तो कलम और स्याही पूरक वस्तु का है कि एक के बिना दूसरा का काम नहीं हो सकता है। किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आय और सीमांत आय बराबर होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। यदि उत्पादन के सभी साधनों को 4 गुना करने पर उत्पादन भी 4 गुना हो जाता है, यह कथन उत्पादन के किस नियम को सत्यापित करता है? यह तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बताता है। अगला क्वेश्चन है एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा? ये आपका मॉडल सेट से ही क्वेश्चन है। तो इसमें है सारे मॉडल सेट के आंसर मैंने पूर्व के वीडियो में बता दिया है। अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है वस्तु A B C है। अब यहाँ देखना सबसे ज़्यादा उपयोगिता किस वस्तु से मिलती है। तो C में देखिए 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 उपयोगिता मिलेगा। उसके बाद 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, और B वस्तु में 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। तो इससे 11 मिल रहा है तो पहले C, फिर इससे 9 मिल रहा है A से तो फिर A और फिर B। तो ये आपका C ऑप्शन सही है। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है? तो ये एकाधिकार में होता है। बजट रेखा 3x + 5y = 50 की ढाल का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो px बटा py के आधार पर हम लोग इसका मान 3/5 रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो उत्पादन के साधनों की कीमतें हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ गया। उदासीन वक्र की परिभाषा लिखिए। तो उदासीन वक्र बोलिए या तटस्थ वक्र बोलिए या अंधिमान वक्र बोलिए। तो उदासीन अथवा तटस्थ अथवा अंधिमान वक्र वह है जिसके विभिन्न बिंदु 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये आपका उदासीन वक्र है। उपभोक्ता यदि A बिंदु से B बिंदु की ओर आता है तो जितना A बिंदु पर संतुष्टि मिल रहा था उतना ही उसको B बिंदु पर भी संतुष्टि मिलेगा। इसीलिए यहाँ समान संयोग को दर्शाता है, उपभोक्ता के समान संतुष्टि को भी दर्शाता है। ये उदासीन वक्र है। तो ये परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अल्पकाल से आप क्या समझते हैं? तो अल्पकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। यही कारण है कि केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब अल्पकाल में हम लोग केवल परिवर्तनशील साधनों को ही बदल सकते हैं, स्थिर साधनों को नहीं। स्थिर साधन आपका हो गया भूमि, साहस, और जबकि परिवर्तनशील साधन हो गया श्रम, पूंजी।
अगला है मांग के नियम को लिखिए। तो मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य यदि बढ़ता है, किसी वस्तु का यदि मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग क्या होता है, घटता है, नीचे की ओर आएगा घटेगा। और किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसका मांग बढ़ता है। तो इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए औसत आगम और सीमांत आगम बराबर क्यों होती है? तो प्रतियोगी फर्म में AR वस्तु कीमत के समान होती है, मतलब जो औसत आय होती है वो मूल्य के बराबर होती है। सीमांत आय भी वस्तु के कीमत के समान होता है और MR भी मूल्य के बराबर ही होता है, इसलिए AR सदा MR के समान होता है। कहने मतलब है AR और P भाई है, MR और P भी भाई है, तो जाहिर सा बात है AR, MR और P तीनों आपस में भाई होंगे। तो यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं, ये है पूर्ण प्रतियोगिता में, ये है आपका मांग का रेखा बोल सकते हैं, मूल्य का रेखा बोल सकते हैं, यही AR का रेखा, यही MR का रेखा, सब यही है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसका लंबा आंसर देना है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पादन हो की व्याख्या कीजिए। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं, अर्थव्यवस्था 3 केंद्रीय समस्या होती है, क्या, कैसे, किसके लिए। तो क्या हो गया, क्या उत्पादन करना चाहिए, दूसरा कैसे उत्पादन करना चाहिए, मतलब कौन तकनीक का हम लोग प्रयोग करें, श्रम प्रधान तकनीक का कि पूंजी प्रधान तकनीक का। और तीसरा समस्या है किसके लिए उत्पादन हो। तो आपका क्वेश्चन यही है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पादन हो की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग केवल यही पॉइंट को देखते हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए या आय के वितरण पर निर्भर करता है। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं तथा सेवाएं भी समान रूप से विभाजित होगी। निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तु और सेवाओं को इस प्रकार वितरित करो कि बिना किसी को बदतर बनाए किसी अन्य को बेहतर ना बनाया जा सके। मतलब जो भी उत्पादन होगा हमको इस तरह बांटना है कि इसमें गरीब को भी लाभ मिले और अमीर को भी लाभ मिले। ऐसा नहीं कि गरीब का शोषण हो रहा है और अमीर फल फूल रहा है। तो ये भी एक समस्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार है कि प्रत्येक से क्षमता अनुसार, प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार के आधार पर वितरण होना चाहिए। अन्य विचारधारा के अनुसार उत्पादन का वितरण इस प्रकार हो जिससे सभी को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो सके, मतलब उसको उपभोग करने के लिए कम से कम उसको न्यूनतम और कम से कम मात्रा भी मिले, लेकिन मिलना चाहिए। मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि उत्पादन का वितरण इस प्रकार किया जाए कि किसी को बदतर किए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। तो इस आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट रेखा क्या है, रेखा चित्र से समझाएं। तो बजट रेखा ये होता है बजट रेखा। बजट रेखा बताता है कि ये आपके आय को बताता है। बजट रेखा में आप बजट रेखा तक रह सकते हैं या कह सकते हैं ये आपके साधन को बताता है। आपके पास 10 रुपया है तो आप 10 ही रुपया तक सामान खरीद पाइएगा, 12 रुपया का नहीं खरीद पाइए। तो ये 10 रुपया यहाँ तक है, यहाँ पर सामान है तो आप यहाँ तक नहीं जा सकते, आप इसके अंदर ही रह सकते हैं। तो ये बजट रेखा से पता चलता है। आइए इसको हम लोग किताबी भाषा को देखते हैं। बजट रेखा यह वह रेखा है जो वस्तुओं के उन विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए निश्चित बजट तथा वस्तु की दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है। मतलब निश्चित बजट मतलब आपके पास साधन कितना है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और वस्तु का कीमत है 8 रुपया, तो आप वो सामान को खरीद सकते हैं, 10 रुपया तक भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर 11 रुपया हो जाएगा, 12 रुपया अगर उसका दाम है वस्तु का, तो आप उसको नहीं खरीद सकते। तो बजट रेखा के किसी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त आय वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। मतलब उपभोक्ता कोई भी वस्तु क्रय करेगा तो उसका समस्त आय समाप्त हो सकता है, या तो वो एक वस्तु पर करे या 2 वस्तु पर करे। जब इन संयोगों को एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है तो बजट रेखा प्राप्त होती है। अतः 2 वस्तुओं से प्राप्त संयोगों के रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण को बजट रेखा कहा जाता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। मान लो एक उपभोक्ता की आय 40 है, जिसे उसे 2 वस्तुओं पर खर्च करना है, जिसकी कीमत 5 रुपया तथा 10 रुपया है
तो बजट सेट इस प्रकार का, ये बजट सेट है। उपभोक्ता बजट सेट मतलब दो वस्तुओं के लिए। तो उपभोक्ता जब y वस्तु पर खर्चा कर रहा है तो x पर नहीं खर्चा कर रहा है, जब x पर 2 खर्चा कर रहा है तो y पर 3 खर्चा कर रहा है। इसको हम लोग चित्र से भी देख सकते हैं। चित्र में यहाँ देखिए, यहाँ अक्ष पर अगर आते हैं तो यहाँ पर x का मान 0 होता है, मतलब x वस्तु 0 उपभोग कर रहे हैं और y वस्तु का 4 उपभोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 इकाई से आते हैं तो x का 2 इकाई यूज करते हैं, तो x का 2 इकाई यूज करते हैं और y का 3 इकाई। फिर यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो x का 4 इकाई का हम लोग उपभोग करते हैं और y का 2 इकाई का उपभोग करते हैं। एक पर क्या होता है, x का 6 इकाई का उपभोग करते हैं और y का 1 इकाई का उपभोग करते हैं। और 8 पर यहाँ पर आप x का 8 इकाई का उपभोग करते हैं जबकि y का 0 इकाई का उपभोग करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एक वस्तु का उपभोग को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वस्तु का उपभोग में हमको कमी करना पड़ेगा, तभी हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये जो रेखा है ये है बजट रेखा। बजट रेखा ही दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है और उपभोक्ता जो है ये इसके अंदर ही रख सकता है, मतलब 10 ही रुपये तक सामान खरीद सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। जैसे हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं, ये आपका उदासीन वक्र है, यहाँ हमारे सट गया है, ये है और ये है। उपभोक्ता उदासीन वक्र IC1 पर रह सकता है, IC2 पर भी जा सकता है, लेकिन IC3 पर नहीं जा सकता है। और उदासीन वक्र बताता है कि जितना ऊंचा उदासीन वक्र उपभोक्ता की संतुष्टि उतना ही अधिक होगी। यहाँ पर उपभोक्ता चाहे तो यहाँ रह सकता है या यहाँ, काहे कि उसके पास साधन सीमित है, लेकिन यहाँ तक जाना चाहता है जा नहीं सकता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। और बजट रेखा क्या है जान गए, ये दो वस्तुओं के संयोग को बताने वाली एक रेखा है। तो इसको भी आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। तो प्रतियोगी वस्तु और पूरक वस्तु क्या होता है इसको हम लोग जान लेंगे। जैसे चाय और कॉफ़ी प्रतियोगी वस्तु है। कैसे, अगर चाय महंगा होने लगेगा ज़्यादा और कॉफ़ी का दाम नहीं चेंज हो रहा है तो आदमी फिर चाय छोड़ के कॉफ़ी पीने लगेगा। लाइफ बॉय साबुन नहीं मिल रहा है तो उसके जगह हम लोग ब्रिज साबुन ले लेंगे, सिंथॉल साबुन ले लेंगे। तो ये सब आपस में क्या हुआ, प्रतियोगी वस्तु हुआ। जबकि पूरक वस्तु मतलब होता है कि अगर एक वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उसके जगह पर हमको दूसरा वस्तु का उपभोग साथ में करना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग कार लिए और उसमें पेट्रोल का नहीं डालते हैं तो कार चलेगा ही नहीं, तो ये आपका पूरक वस्तु हो गया। अब हम लोग एक एक करके इसको पॉइंट बाय अंतर को देखते हैं। तो पहला अंतर का आधार है अर्थ। तो प्रतियोगी वस्तु क्या है, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतियोगी वस्तु कहते हैं। पूरक वस्तु में है, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के साथ पूरक रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। अर्थ यही हुआ। दूसरा आधार है अंतर का उदाहरण। उदाहरण जैसे है चाय कॉफ़ी, चाय महंगा हो गया तो आदमी कॉफ़ी पीने लगेगा। गुड़ शक्कर, ये आपका प्रतियोगी वस्तु का उदाहरण है। जबकि पूरक वस्तु का उदाहरण है कार, पेट्रोल, पेन, स्याही, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर है। अगला आधार है मांग की प्रकृति। तो ऐसी वस्तुओं की मांग प्रतियोगितापूर्ण होती है। क्यों प्रतियोगितापूर्ण होती है कि अगर एक का दाम बढ़ेगा तो उसको आदमी नहीं खरीदेगा और उसका प्रतियोगी वस्तु को खरीदने लगेगा। और पूरक वस्तु में क्या होता है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग संयुक्त मांग होती है। संबंध क्या है, तो एक प्रतियोगी वस्तु कीमत तथा दूसरी प्रतियोगी वस्तु की मात्रा में धनात्मक संबंध है। कहने मतलब है कि एक प्रतियोगी वस्तु मतलब चाय का दाम अगर बढ़ेगा तो इधर कॉफ़ी की मात्रा आदमी ज़्यादा प्रयोग करने लगा, मतलब कॉफ़ी की मात्रा बढ़ेगा, क्या है कि चाय को छोड़ देगा और कॉफ़ी ज़्यादा आदमी प्रयोग करने लगेगा। इसीलिए एक प्रतियोगी की कीमत और दूसरा प्रतियोगी वस्तु का मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है। और यहाँ पर एक पूरक वस्तु कीमत तथा दूसरी पूरक वस्तु की मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। मतलब अगर एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरा का मांग घटने लगेगा, तो यहाँ विपरीत संबंध हो गया, ऋणात्मक संबंध हो गया। पेट्रोल का दाम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो आदमी फिर बाइक, कार ये सब कम खरीदने लगेगा, फिर साइकिल सब खरीद के घूमेगा। फिर मांग वक्र की प्रवृत्ति क्या है, तो
प्रतिस्थापन वस्तुओं का आड़ी मांग वक्र नीचे से दाईं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जबकि पूरक वस्तुओं का आड़ी मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। बच्चों, अर्थशास्त्र का मासिक जांच परीक्षा का जो अगला प्रश्न होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।